हाँ जी बच्चों, चलिए अब हम चर्चा कर रहे हैं अपनी जो थ्योरी में स्टार्टिंग हो रही है किससे, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, पहले कुछ डेफिनेशन समझते हैं, कुछ टर्म्स की एक एक करके चर्चा करना शुरू करते हैं। कॉस्टिंग होता है जिस तरीके से आप किसी चीज की कॉस्ट निकालते हो। जैसे आपने कहा आप ब्रेड बना रहे हो, तो एक पैकेट ब्रेड की कॉस्ट कितनी होगी, ये कैसे निकालोगे, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कॉस्टिंग। द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट, जिस तरीके से, जिस मेथोडोलॉजी से आप कॉस्ट निकालते हो। जैसे आपने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा है, प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, प्रोसेसेस की कॉस्ट निकाली जाती है, करेक्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएंस एनालिसिस हो रहा है। यूनिट कॉस्टिंग के अंदर आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकाल रहे हो, तो द वे यू आर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ऑफ अ प्रोसेस और अ जॉब ऑर्डर इज कॉल्ड कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट की अकाउंटिंग करना। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग होता है सर किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, प्रेजेंट करना और उसके बाद उसे प्रॉपरली स्टेटमेंट में या फाइनेंशियल में प्रेजेंट करना, यही करते थे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होगा, अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट, और यू कैन से कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, उसके बाद उसको उसकी रिपोर्ट जनरेट कराना ताकि आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सको। ये प्रोसेस है फॉर अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट। अगर सिंपल शब्दों में बोले तो जो किससे शुरू होता है, बिगिंस विद रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और खत्म किस पे होता है, प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट, जैसे आप कॉस्ट शीट बनाते हो, एंड रिपोर्ट्स फॉर असरटेनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। और इसमें आप कॉस्ट शीट वगैरह बना दी, प्लस आप रिपोर्ट जनरेट करते हो जिसकी मदद से आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो या असरटेन कर सकते हो। जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग है, आप कॉस्ट निकाल सकते हो अलग अलग तरीके से, प्रॉफिट निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। सीआईएमए बताता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग प्लस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमने क्या कहा, आपको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल लगाने हैं प्लस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल लगाने हैं ताकि आप क्रिएट कर सको, प्रोटेक्ट कर सको, प्रिजर्व कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो वैल्यू ऑफ स्टेक होल्डर्स, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो। सिंपल शब्दों में आपको अकाउंटिंग प्लस एफएम लगाना है ताकि आप शेयर होल्डर की वैल्यू को इंक्रीज कर सको, प्रिजर्व मतलब सेव कर सको, प्रोटेक्ट कर सको, क्रिएट कर सको। कैसे, कॉस्ट को कंट्रोल करोगे, कॉस्ट को रिड्यूस करोगे तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट इंक्रीज होने से क्या होगा, शेयर होल्डर्स की वर्थ इंक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल शब्दों में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप ना कॉस्ट अकाउंटिंग से बहुत बड़ा है। कॉस्ट अकाउंटिंग में तो आप सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अकाउंटिंग प्लस एफएम भी आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जिस भी चीज की कॉस्ट निकालते हो उसे कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा एक बस को रन करने की कॉस्ट कितनी होगी, तो बस विल बी कॉस्ट ऑब्जेक्ट। एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कितनी होगी, प्रोडक्ट विल बी कॉस्ट ऑब्जेक्ट। एक जॉब की कॉस्ट कितनी होगी, जॉब विल बी कॉस्ट ऑब्जेक्ट। एक वर्क ऑर्डर की कॉस्ट कितनी होगी, वर्क ऑर्डर विल बी कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जिसकी आप कॉस्ट निकालते हो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑब्जेक्ट। एनीथिंग लाइक अ प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोजेक्ट, कस्टमर और प्रोग्राम फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, जिसके लिए अलग से कॉस्ट निकालने की जरूरत है, और सिंपल शब्दों में जिसकी आप कॉस्ट निकालते हो। कॉस्ट यूनिट, जिस टर्म्स में आप कॉस्ट निकालते हो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट यूनिट। जैसे आपने कहा पर किलोमीटर कितनी कॉस्ट आती है, पर टन कितनी कॉस्ट आती है, पर प्रोडक्ट कितनी कॉस्ट आती है। तो ये जो यूनिट है जिस बेसिस पे आप कॉस्ट निकाल रहे हो, जिस टर्म्स में आप कॉस्ट निकाल रहे हो, उसे क्या कहा जाता है, कॉस्ट यूनिट। इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और टाइम फॉर विच कॉस्ट आर कंप्यूटेड। प्रोडक्ट, सर्विस या टाइम जिसके लिए आप कॉस्ट निकाल रहे हो। जैसे बस है तो पर पैसेंजर किलोमीटर की कॉस्ट निकलती है, ट्रक है पर टन की कॉस्ट निकलती है, कॉन्ट्रैक्ट है पर कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकलती है, प्रोडक्ट है पर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकलती है, पर ब्रेड पर शू की कॉस्ट निकलती है। तो जिस टर्म्स में आप कॉस्ट निकाल रहे हो उसे कॉस्ट यूनिट कहा जाएगा, जिसके लिए आप कॉस्ट निकाल रहे हो उसे कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर इज समथिंग जो कॉस्ट को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा कमीशन ऑन सेल्स है, हमने कहा मान लो 2% देना है ऑन सेल्स पे, तो जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगी मेरा खर्चा बढ़ेगा। ड्राइवर कौन होता है, ड्राइवर जो चीजों को चलाता है, तो जिसके बेसिस पे मेरा खर्चा चल रहा है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ड्राइवर। अब मान लो कोई वेरिएबल कॉस्ट है, मटेरियल,
आपने कहा 10 रुपए पर यूनिट लगता है, तो जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते जाओगे, प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे, मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो इन दैट केस कॉस्ट ड्राइवर विल बी योर आउटपुट। कमीशन ऑन सेल में कॉस्ट ड्राइवर विल बी योर सेल। जो कॉस्ट को चला रहा है, जिसकी वजह से कॉस्ट मूव कर रही है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर इज अ फैक्टर और वेरिएबल विच अफेक्ट लेवल ऑफ कॉस्ट, जिसकी वजह से कॉस्ट चेंज हो रही है। लेवल ऑफ कॉस्ट मतलब अमाउंट ऑफ कॉस्ट चेंज हो रही है। दैट इज दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अकरेंस ऑफ कॉस्ट, इनकी वजह से कॉस्ट इनकर होती है। सेल्स कैन बी कॉस्ट ड्राइवर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कमीशन ऑन सेल्स। तो अगर मैं इस स्लाइड को कंक्लूड करूं तो मैं बोलूंगा कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग है जिसके तरीके से आप कॉस्ट निकालते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट की अकाउंटिंग मतलब कॉस्ट की रिकॉर्डिंग करना, उसको प्रेजेंट करना, उसके बाद उससे रिपोर्ट्स बनाना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या हो गया सर? FM प्लस अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स को लगाना ताकि शेयर होल्डर्स की वर्थ को बना सके, क्रिएट, प्रिजर्व कर सके, इंक्रीज कर सके। कॉस्ट ऑब्जेक्ट सर जिसकी कॉस्ट निकालते हो दैट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट यूनिट जिस टर्म्स में कॉस्ट निकालते हो दैट इज कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट ड्राइवर जिसकी वजह से कॉस्ट चेंज होती है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ड्राइवर। चलिए अगला जो कंसेप्ट है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों पढ़ाया जाता है आपको? लो जी, नाम से ही पता लग रहा है कॉस्ट है तो ताकि हम कॉस्ट निकाल सके। कॉस्ट निकालेंगे तो कॉस्ट की मदद से हम सेलिंग प्राइस और प्रॉफिटेबिलिटी निकाल पाएंगे। हम कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे, कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएंगे, मैनेजमेंट को हेल्प कर पाएंगे किसमें? डिसीजन मेकिंग में, कि क्या मुझे प्रोडक्ट बनाना है, नहीं बनाना, बाहर से खरीदना है, कितने में खरीदना है, मुझे कितना आउटपुट बनाना है ताकि मेरा ब्रेक इवन हो जाए। करेक्ट। तो CMA क्या करता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है, या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? कॉस्ट को असर्टेन, कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, बताता है कि कितनी कॉस्ट है किसी चीज की। तो क्या करता है? कॉस्ट को एग्रीगेट करते हैं, असाइन करते हैं, असर्टेन करते हैं कॉस्ट फॉर ईच ऑब्जेक्ट लाइक जॉब, ऑपरेशन, प्रोसेस, डिपार्टमेंट, सर्विस एक्सेट्रा। CMA की मदद से आप किसी भी प्रोसेस के लिए, जैसे आपका चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन कॉस्टिंग नाम का एक चैप्टर है, सर्विस के लिए सर्विस कॉस्टिंग नाम का एक चैप्टर है, डिपार्टमेंट्स के लिए ओवरहेड्स नाम का एक चैप्टर है। तो वहां पे आप कॉस्ट को एग्रीगेट कर रहे हो, जोड़ रहे हो, एक साथ लेके आ रहे हो, एक दूसरे को असाइन कर रहे हो, एलोकेट कर रहे हो, अपोर्शन कर रहे हो, ताकि आप किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट की कॉस्ट निकाल सको। हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जब आपको कॉस्ट पता रहेगी तो आप उसके बेसिस पे सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हो कि कितना मुझे सेलिंग प्राइस होना चाहिए, रेट को नेगोशिएट कर सकते हो, प्राइसेस डिसाइड कर सकते हो कि आपका कितना प्रॉफिट आएगा। सर्व्स एज अ बेसिस फॉर प्राइस फिक्सेशन, रेट नेगोशिएशन, क्योंकि जब तक आपको खर्चा नहीं पता ना किसी चीज का, आप रेट नेगोशिएट नहीं कर सकते कि आपका कितना आपको पैसे सामने वाले से लेने हैं। कॉस्ट को कंट्रोल करने में आप लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, या जिन्होंने पढ़ लिया है वो होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नाम का एक चैप्टर है, जिसमें क्या होता है हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं, उससे कंपेयर करते हैं, वेरिएंस एनालिसिस करते हैं और फिर एप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं ताकि हम उन वेरिएंसेस को मैनेज कर सके, कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। CMA का काम है ये इंश्योर करना कि भैया कॉस्ट अनरीजनेबली हाई ना हो, कॉस्ट कंट्रोल रहे, लेवल पे मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि बस हाथ से निकल गई, क्योंकि अगर कॉस्ट ज्यादा हो गई तो बेटा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। By ensuring expenditure are within set standard and variation from standard is noted and reported on a continuous basis, ताकि आप क्या करो, ये कह रहे हैं कि आप वेरिएशंस ढूंढो। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब जिन्होंने पढ़ लिया है, जो पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे तो वहाँ यही है, स्टैंडर्ड सेट करते हो, एक्चुअल निकालते हो, वेरिएंस निकालते हो, उसको एनालाइज करते हो और फिर अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हो। हेल्प्स इन कॉस्ट रिडक्शन, जैसे वो कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है, वो कॉस्ट को मैनेज करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि जब आप कॉस्ट को एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे कि कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो जरूरी नहीं है, किस कॉस्ट को आप कम कर सकते हो। तो देयर आर मल्टीपल थिंग विच यू कैन डू। तो कॉस्ट रिडक्शन इज बेसिकली टाइप ऑफ रिडक्शन विच कॉस्ट को आप कम कर पा रहे हो, बट क्वालिटी को हैम्पर नहीं करते। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को हैम्पर कर दिया, प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम रखी बट कॉस्ट कम करनी है। तो आपने देखा क्या क्या चीजें आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा आप कोई एक्स प्रोडक्ट बनाते हो, एक्स प्रोडक्ट बनाने के लिए एक मटेरियल लगता है M, लेबर लगता है, लेबर के 5 घंटे लगते हैं। आपने कहा मुझे क्वालिटी सेम रखनी है तो मटेरियल सेम रखूंगा, बट जब आपने लेबर के 5 घंटे देखे तो पता लगा कि भैया ये तो 4 घंटे लगाता है, 1 घंटा इसमें आइडल टाइम है, ये तो बंदा 1 घंटा खराब कर रहा है। तो जब आपने एनालाइज किया तो अब आप क्या बोलोगे, नहीं भाई तू 5 घंटे में नहीं तो 4 घंटे में बनाएगा इस काम को। करेक्ट हो रहा हूं? तो आप क्या करोगे, 4 घंटे की कॉस्ट, मान लो उस बंदे को 100 रुपए मिलते हैं पर आवर, तो पहले 500 रुपए लगते थे एक चीज को बनाने में, अब 400 लगेंगे। तो इस तरीके से आप कॉस्ट को कम कर पा रहे हो विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट।
कॉस्ट रिडक्शन रिफर्स टू अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस रेंडर। कोई भी सर्विस हो या सामान बनाया, उसकी रियली आपने उसमें कॉस्ट में कुछ कमी करी है विदाउट इम्पेयरिंग, बिना कम किए, इम्पेयरिंग मतलब कम किए, उस प्रोडक्ट की सूटेबिलिटी को या उसकी क्वालिटी में कोई कमी लाए हुए। डिमिनिशन इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम रखनी है, प्रोडक्ट का आउटपुट यूज सेम रखना है, सब कुछ सेम रखना है, बट मुझे कॉस्ट कम करनी है। वो तभी हो सकती है जब आप कॉस्ट को एनालाइज कर पाओगे, चेक कर पाओगे कि कौन सी ऐसी खर्चा है जो वेस्ट है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है बट फिर भी लगाया जा रहा है। करेक्ट। असिस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। देखो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में आपके पास डेटा होता है, आपके पास इंफॉर्मेशन मिलती है कि कितना कॉस्ट है, कब कितना सेल किया, क्या प्रॉफिट कमाया, किस तरीके से आपकी कॉस्ट चेंज हो रही है, ताकि आप उससे ना आपको डिसीजन मेक प्लानिंग करने में हेल्प होगा, बजट्स बनाने में हेल्प होगा। करेक्ट। बाय प्रोवाइडिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ये आपको क्या देती है? रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्लानिंग में हेल्प करती है, इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करती है, मेजर, कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को, डिफरेंट जॉब्स को, वर्क ऑर्डर को एनालाइज करने में, उन्हें इम्प्लीमेंट कराने में, कंट्रोल करने में हेल्प करती है। जैसे जब आप लेबर नाम का एक चैप्टर पढ़ेंगे, या जिन्होंने पढ़ लिया होगा वो जानते होंगे कि हमारे पास डिफरेंट इंसेंटिव स्कीम्स है। इंसेंटिव मतलब बोनस स्कीम, जैसे रोवन बोनस हो गया, हाल से बोनस हो गया, अलग अलग तरीके के बोनस स्कीम्स है। अब कौन सा बोनस स्कीम आपको लगाना है ताकि आपका वर्कर भी खुश रहे और आपका आउटपुट भी बन जाए, तो कौन डिसाइड करेगा? मैनेजमेंट। इन्फॉर्मेशन कौन देगा? सर CMA, मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये हो गया बेटा आपका इस पे स्लाइड का टॉपिक। क्या ऑब्जेक्टिव? अगर मैं कंक्लूड करूं तो क्या बोलूंगा? कॉस्ट को असरटेन करने में हेल्प करता है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिटेबिलिटी को डिसाइड करने में हेल्प करता है, कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। कभी कभी सवाल आता है कि कॉस्ट कंट्रोल क्या होती है और कॉस्ट रिड्यूस क्या होती है। कॉस्ट कंट्रोल मतलब जितनी कॉस्ट रिक्वायर्ड है ना उतनी लगे, उससे ज्यादा ना लगे। एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, उस स्टैंडर्ड के अंदर लगना है। कॉस्ट रिडक्शन होता है कॉस्ट को कम करना विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। कॉस्ट कंट्रोल क्या हो गया? मान लो कोई प्रोडक्ट X बना रहे हो, आपने स्टैंडर्ड सेट किया कि भैया इसमें 10 रुपए से ज्यादा लगने नहीं चाहिए, दिस इज कंट्रोल। वेयरएज आपने कहा देखो 10 लगते हैं ना, बट हमें 9 लगाने हैं, क्या करें ऐसा कि 9 लग जाए, दिस इज कॉस्ट रिडक्शन। एम्स टू मेंटेन कॉस्ट एज पर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रहे। इसका जो एम है वो है रिडक्शन करना कॉस्ट को। इट चैलेंजेस बजट एंड ट्राइज टू इंप्रूव देम कंटिन्यूसली। ये बजटेड चीजों को, बजट को चैलेंज करता है और बोलते हैं नहीं हमें और इंप्रूव करना है, हमें और कॉस्ट रिड्यूस करनी है। सीक्स टू अटेन लोवेस्ट कॉस्ट इन गिवन कंडीशन, एक गिवन कंडीशन में लोवेस्ट कॉस्ट लानी है। वेयरएज ये कहते हैं कि भैया कॉस्ट हम कंटिन्यूसली कम कर सकते हैं, बट कंटिन्यूसली सेविंग लाके कहीं ना कहीं एनालिसिस करो, कोई ना कहीं स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट जरूर होगा। बिलीव्स टू रिड्यूस कॉस्ट, assume that no situation is permanent and a situation can bring reduction in cost। वो कहते हैं कि भैया कोई सिचुएशन परमानेंट नहीं है, आप कहीं ना कुछ करके कॉस्ट को कम कर सकते हो। कॉस्ट कंट्रोल का फोकस पास्ट और प्रेजेंट पे होता है। पास्ट इसलिए पास्ट के बेसिस पे प्रेजेंट की कॉस्ट डिसाइड होती है। कॉस्ट रिडक्शन प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए बात करती है। वो कहते हैं मुझे फ्यूचर में तो कॉस्ट कम करनी है ना, करंट सिचुएशन को देख के फ्यूचर में चीजें कम करो। कॉस्ट कंट्रोल प्रिवेंटिव है, गलती होने से रोकता है। कॉस्ट रिडक्शन करेक्टिव है, वो देखता है कि देखो ये गलती हो गई है जिस वजह से हमारा कॉस्ट ज्यादा है, हमें उसे कम करना है। कॉस्ट कंट्रोल खत्म हो जाता है जब आपका टारगेट्स अचीव हो जाते हैं। जैसे आपने कहा 10 रुपए में प्रोडक्ट बनाना है, जैसे ही आपने 10 रुपए के 9 रुपए 95 पैसे बना दिया, आपका काम खत्म हो गया। वेयरएज कॉस्ट रिडक्शन कभी खत्म नहीं होता। आप कंटिन्यूसली आज बोलोगे 10 है, कल बोलोगे 9 करनी है, फिर बोलोगे एक काम करो यार 8 रुपए 75 पैसे कर दो, फिर बोलोगे 8 रुपए 60 पैसे कर दो, 8 रुपए 50 पैसे कर दो। तो कंटिन्यूसली चलते रहने वाला है। इट इज अ कंटिन्यूस गोइंग प्रोसेस विद नो विजिबल एंड। क्योंकि हर जगह आप ये सोचते हो कि भैया कुछ ना कुछ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, हम इंप्रूव कर सकते हैं, हम इंप्रूव कर सकते हैं, हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये हो गया बेटा आपका कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल का डिफरेंस। अगर हम सिंपल शब्दों में कंक्लूड करें तो हम ये बोलेंगे क्या कॉस्ट कंट्रोल होता है एक स्टैंडर्ड के अंदर सारा काम करना, कॉस्ट रिडक्शन होता है प्राइसेस को कम करना। इसके अंदर प्रोसेस खत्म हो जाते हैं जैसे टारगेट अचीव होता है। ये कंटिन्यूस चलेगा, ये करेक्टिव है, वो प्रिवेंटिव है, ये पास्ट प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट फ्यूचर है। इसमें आप लोवेस्ट कॉस्ट अचीव करते हो, इसमें आप कंटिन्यूस रिडक्शन चाहते हो। ठीक है, लीजिए अब सवाल आता है कि सर क्या कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी कोई फर्क है? हाँ बेटा बहुत फर्क है। तो लो जी क्या क्या फर्क है? कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ कॉस्ट की डिटेल आती है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट आता है। मतलब इसमें क्या आता है? रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसमें जो भी डिटेल आएगी वो सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड आएगी कि भैया क्या सामान है, क्या उसकी क्वांटिटी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस उससे ज्यादा है, क्योंकि हमने बोला था मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग शेयर होल्डर्स की वर्थ बढ़ाता है।
इंक्रीज करने की कोशिश करता है, वो इंक्रीज करने के लिए उसे डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स भी जनरेट करनी पड़ेगी, एनालिसिस भी करने पड़ेंगे, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, करेक्टिव एक्शंस के लिए चीजें बतानी पड़ेगी। करेक्ट। तो इसमें बेटा क्वांटिटेटिव तो आ ही रहा है, मतलब डेटा तो आ ही रहा है, प्लस क्वालिटेटिव भी आता है। क्वालिटेटिव मतलब वो आपको रिपोर्ट्स बता रहा है, वेरिएंस एनालिसिस करके दे रहा है कि भैया ये गड़बड़ है, देख लो, सही करने की जरूरत है यहाँ पर। ये बताता है कि किस तरीके के आपके इंसेंटिव्स लगने चाहिए, ओवरहेड किस तरीके से हम एलोकेट करें तो बेस्ट होगा। तो मल्टीपल चीजें आर कमिंग इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो है शेयर होल्डर की वर्थ बढ़ाना। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को रिकॉर्ड करना। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग है भैया सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को रिकॉर्ड करना, ये है प्लानिंग करने में हेल्प करना, कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करना, ताकि मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए ताकि मैनेजमेंट बेटर वे में प्लान कर सके, डिसीजन ले सके, कोऑर्डिनेट कर सके अपने रिसोर्सेज को, ताकि वो शेयर होल्डर्स की वर्थ बढ़ा सके। अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग का एरिया, तो सिर्फ कॉस्ट कैसे निकालनी है वो बात करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप बहुत बड़ा होता है, इसके अंदर फाइनेंशियल भी आ गया, अकाउंटिंग भी आ गया, बजट भी आ गया, टैक्सेशन भी आ गया, प्लानिंग भी आ गया। कॉस्ट अकाउंटिंग पास्ट और प्रेजेंट की बात करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर्स की भी बात करता है, क्योंकि इसमें आप फ्यूचर की प्रोजेक्शंस भी बनाते हो, बजट बनाते हो ना। बजटरी नाम का एक चैप्टर पढ़ेंगे आप, या जिन्होंने पढ़ लिया है वो देखेंगे बजट्स बना रहे हो आप। बजट्स में क्या होता है, आप कैलकुलेट कर रहे हो कि आपका कितना खर्चा होगा, क्या होगा। करेक्ट। तो इट इज ऑल्सो फोकस्ड फॉर फ्यूचर। रूल्स रेगुलेशन, इसके अंदर वेरियस प्रिंसिपल्स या प्रोसीजर है कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। मैनेजमेंट के लिए अलग से कोई भी रूल्स नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी इशूड हैं जो इंस्टीट्यूट ने इशू कर रखे हैं, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ने इशू कर रखे हैं, जिनके बेसिस पे आपको कॉस्टिंग रिकॉर्ड करनी होती है। वेयरएज मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एज सच कुछ भी नहीं है, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। तो ये हो गए बेटा आपके सारे के सारे डिफरेंस फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। क्या इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव है, इसमें क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव है। ये सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड करता है, प्लानिंग फैसिलिटेट करता है, कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करता है, ये कॉस्ट असरटेन करने में हेल्प करता है, इसका स्कोप ज्यादा होता है, ये पास्ट प्रेजेंट के लिए, ये फ्यूचर के लिए भी है। इसके लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और यू कैन से स्टैंडर्ड इशूड है, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या फर्क है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप अकाउंट्स पढ़ते हो ना, वो होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो आप कॉस्टिंग पढ़ रहे हो वो कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं, दोनों का डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि भैया कॉस्ट की डेटा इंश्योर करना ताकि आप कॉस्ट कंट्रोल कर सको, डिसीजन मेकिंग कर सको। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, आप कॉस्ट के डेटा को कंट्रोल करके चलते हो, कॉस्ट कितनी है उसे असरटेन करते हो ताकि आप कॉस्ट को कंट्रोल करो, डिसीजन मेकिंग करो। वेयर फाइनेंशियल का होता है सर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताना ताकि हम बैलेंस शीट और P&L बना सकें। फाइनेंशियल डेटा सारा हिस्टोरिकल पे होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग हिस्टोरिकल भी है और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट भी होते हैं। जैसे जब आप ओवरहेड्स पढ़ेंगे तो आप कंसेप्ट पढ़ेंगे प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट्स का, जिसके बेसिस पे आप कॉस्ट को एब्जॉर्ब करते हो। यूजर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बच्चों बहुत सारे यूजर है, इंटरनल एक्सटर्नल बहुत है, मैनेजमेंट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, स्टेक होल्डर हो गया, मल्टीपल पीपल आर देयर। कॉस्ट अकाउंटिंग के मेजरली इंटरनल होते हैं, कभी कभी रेगुलेटर पूछ सकता है बट मेजरली इंटरनल होता है, मैनेजमेंट होती है। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है कंपनी लेवल पे, सेगमेंट लेवल पे, वेयरएज कॉस्ट अकाउंटिंग आपको कॉस्ट की डिटेल देता है प्रोसेस लेवल, प्रोडक्ट लेवल एक्सेट्रा पे। टाइम पीरियड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरली 1 साल के लिए बनते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि 1 साल का हो, वहां पे जो भी पीरियड मैनेजमेंट बोलेगी उसके हिसाब से होता है। कैन बी फॉर एनी पीरियड एज रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एक प्रॉपर सेट शेड्यूल है जिसके अकॉर्डिंग आपको बैलेंस शीट बनानी होती है, P&L बनाना होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा कोई भी सेट प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट नहीं है। तो ये हो गए बेटा आपके कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डिफरेंसेस। सवाल है हु आर द यूजर्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूजर कौन है। तो बेटा यूजर इंटरनल भी हो सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कौन होगा, जैसे उसके मैनेजर्स हो गए, उसका स्टाफ हो गया, एम्प्लॉयज हो गई, मैनेजमेंट हो गया। और अगर आप एक्सटर्नल की बात करो, एक्सटर्नल मतलब जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है, जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी हो गई, ऑडिटर हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर एंड लेंडर हो गए। तो सब लोगों को जैसे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, सिमिलरली उन्हें ना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी डिटेल बहुत सारी चाहिए होती है ताकि वो प्रॉपर्ली डिसीजन ले सके। इंटरनल यूजर मीन्स यूजर्स विच आर वर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल स्टाफ, एम्प्लॉयज। वेयरएज एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं, जो एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है, जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी हो गई, गवर्नमेंट हो गई, एक तरीके से सेबी हो गया,
ऑडिटर हो गए, शेयर होल्डर, क्रेडिटर एक्सेट्रा। अगर आप इंटरनल यूजर की बात करें, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट को क्यों चाहिए? ताकि वो डिसीजन ले सके, किसी भी कॉस्ट को असरटेन कर सके, कॉस्ट यूनिट की कॉस्ट निकाल सके, सोच सके कि किसी प्रोडक्ट के साथ क्या करना है, बनाना है नहीं बनाना, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की परफॉर्मेंस इवेलुएट कर सके। तो मल्टीपल चीजें होती है जो मैनेजमेंट को करनी होती है। मैनेजमेंट क्या करती है? यूज करती है इन्फॉर्मेशन को ताकि कॉस्ट निकाल सके, किसी कॉस्ट सब्जेक्ट की असरटेन करना मतलब निकालना, कैलकुलेट करना, डिटरमाइन कर सके प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, प्राइसिंग डिसाइड करना कि कितने रुपए में हमें उसे बेचना चाहिए, मेजर कर सके रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की परफॉर्मेंस को। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। एनालिसिस कर सके प्रॉफिट का प्रोडक्ट लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे, कस्टमर लेवल पे एक्सेट्रा। दे ऑल्सो यूज इट इन वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एट प्रोडक्ट और स्ट्रेटेजिक लेवल। अलग अलग तरीके से डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जब आप एक चैप्टर पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग, तो वहां पे आप देखेंगे कि किस किस तरीके से आप मार्जिनल कॉस्टिंग को डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं। तो डेट कैन बी अ गुड एग्जांपल फॉर दिस। ऑपरेशनल लेवल स्टाफ क्यों यूज करता है? क्योंकि उन्हें स्टैंडर्ड चाहिए होते हैं कि क्या स्टैंडर्ड है, क्या ऑब्जेक्टिव है प्रोसेस का, तभी तो वो अपने काम को कर पाएंगे। जब उन्हें पता होगा कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट 10 रुपए होनी चाहिए या 15 रुपए होनी चाहिए, तो वो इसी हिसाब से काम करेंगे ताकि कॉस्ट इसके अंदर ही रहे। एंड देयर परफॉर्मेंस गोल, ताकि उन्हें उनके प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव पता लगे और परफॉर्मेंस के गोल्स पता लगे कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है। दे ऑल्सो यूज इट टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर प्रॉफिटेबिलिटी एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पैरामीटर। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट की मदद से उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की परफॉर्मेंस का पता लगेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मान लो कि उनके डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस का पता लगेगा, उनकी खुद की परफॉर्मेंस का पता लगेगा। इससे क्या होगा? उन्हें एक आइडिया मिलेगा कि उन्हें किस तरीके का इंसेंटिव मिल सकता है, बोनस कैसा मिल सकता है। ऑब्वियसली जब आपको परफॉर्मेंस पता लगेगी कैसी है, तभी तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके का बोनस मिलेगा। एम्प्लॉयज को किस चीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? टाइम, अटेंडेंस, इंसेंटिव, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज को मिल सकती है। अगर आप रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए बोले, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को रेट फिक्स करना है, सब्सिडीज देनी है, टैरिफ डिटरमाइन करना है कि भैया कितना प्राइस होना चाहिए। जैसे बहुत सारी ऐसी कमोडिटी है जिसमें मिनिमम सेलिंग प्राइस लगा हुआ है, गवर्नमेंट ने लगा रखा है एग्रीकल्चर आइटम पे। कैसे पता लगता है? जब गवर्नमेंट को पता लगेगा कि कॉस्ट कितनी है, तो वो मल्टीपल यूजर्स से मांग सकती है। ऑडिटर को तो बेटा ऑडिट करने के लिए चाहिए। वाइल कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और फॉर स्पेशल ऑडिट लाइक कॉस्ट ऑडिट अगर वो कर रहा है या किसी और चीज के लिए, ऑडिट के टाइम पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए वो मांगेगा। शेयर होल्डर को क्यों चाहिए होती है? ताकि वो देख सके कि उनकी इन्वेस्टमेंट कैसी जा रही है, क्या प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ताकि वो आगे सोच सके कि इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। क्रेडिटर एंड लेंडर इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं देखने के लिए कि कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस किस तरीके की है, क्या वो अपने लेंडर्स को, क्रेडिटर्स को टाइमली पे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। are concerned with data and information which affects an entity's ability to serve lender or creditor. They are more concerned with कि क्या हमें वो सर्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हमें टाइमली बेसिस पे पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं बोलूंगा कि बेटा मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। इंटरनल में कौन हो सकता है? मैनेजमेंट हो गया, स्टाफ हो गया, एम्प्लॉय हो गया। एक्सटर्नल में कौन हो सकता है? रेगुलेटरी अथॉरिटी हो गया, ऑडिटर हो गया, शेयर होल्डर हो गया, क्रेडिटर हो गया। इवन कस्टमर भी हो सकता है, टैक्सेशन अथॉरिटी भी हो सकती है, और भी मल्टीपल यूजर हो सकते हैं। तो दिस इज नॉट अ एग्जॉस्टिव लिस्ट, ये सिर्फ एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की क्या एसेंशियल होने चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसके अंदर? पहले समझते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है। देखो नाम से पता लग रहा है, कॉस्ट प्लस अकाउंटिंग सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो कॉस्ट की अकाउंटिंग करे, कॉस्ट को मैनेज करे, ताकि लोगों को टाइमली बेसिस पे इंफॉर्मेशन मिल सके, कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके, कॉस्ट को मैनेज किया जा सके, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किए जा सके, वेरिएंस एनालिसिस हो सके। तो जो भी आप पूरा का पूरा कॉस्टिंग में पढ़ने वाले हो ना, उसके लिए इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की क्या खासियत होनी चाहिए? इट शुड बी इंफॉर्मेटिव, इसमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, सिंपल तरीके से मिलनी चाहिए, एक्यूरेट मिलनी चाहिए, और अननेसेसरी डिटेल नहीं होनी चाहिए। जो रेलेवेंट डिटेल है वही होनी चाहिए। अगर आपने किसी एक्स प्रोडक्ट की डिटेल मांगी है तो वो एक्स प्रोडक्ट की डिटेल दे, पूरी कंपनी के सारे प्रोडक्ट की डिटेल ना दे दे। एक्यूरेट और ऑथेंटिक होनी चाहिए, डेटा सही होना चाहिए, क्योंकि डेटा के बेसिस पर डिसीजन होता है। अगर आपका डेटा ठीक नहीं है तो डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं होगी। यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इन क्लासिफिकेशन, ट्रीटमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट डेटा एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अलग अलग रिपोर्ट्स में जा रही है तो वो यूनिफॉर्म हो, हर जगह सेम तरीके से और कंसिस्टेंट हो। यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंट का एग्जांपल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा कोई एक खर्चा है मटेरियल का, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो अब चाहे वो कॉस्ट शीट बनाए, मतलब आपके सिस्टम से चाहे कॉस्ट शीट बने,
चाहे मार्जिनल कॉस्टिंग की शीट बने, चाहे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए कोई इन्फॉर्मेशन हो, चाहे मैनेजमेंट को कोई और रिपोर्ट चाहिए हो, सभी में मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंस ही आना चाहिए लिखा हुआ कि भैया डायरेक्ट खर्चा है। ऐसा ना हो कि एक में तो डायरेक्ट एक्सपेंस बोल रहा है, दूसरे में इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब में क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सब में सेम तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए और जो नंबर्स भी है वो भी सेम होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कॉस्ट शीट में आया तो नंबर 100 रुपये था, मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए नंबर लेके गए तो 110 हो गया, नंबर भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग को इंटीग्रेटेड होना चाहिए अदर सिस्टम के साथ, जैसे अकाउंट्स के साथ, टैक्स के साथ, स्टैट्स के साथ, ताकि आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिल सके और क्लैरिटी मिल सके। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें सारी चीजें लिंक है और आप प्रॉपरली चीजों को चेक कर पा रहे हो। आप जब आगे जाएंगे तो आप एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसके अंदर आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वहां पे आप देखेंगे कि दो तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम है, एक इंटीग्रेटेड, एक नॉन इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड में रिकंसिलेशंस बनानी पड़ती है, तो और इंटीग्रेटेड में रिकंसिलेशंस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे कॉस्टिंग में, आपको ये चीज और क्लियर होती जाएगी। अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव। फ्लेक्सिबल होना चाहिए और अडेप्टिव होना चाहिए, मतलब उसमें अगर कुछ चेंज करने की जरूरत है तो कर सके, क्योंकि होता क्या बहुत बार टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में चेंज है, रेगुलेशन में चेंज है, कोई भी अमेंडमेंट आ रही है तो आप उस सिस्टम में कर सको। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मैनेजमेंट का ना सिस्टम पे ट्रस्ट होना चाहिए और उस पे आउटपुट, उसके आउटपुट पे, क्योंकि अगर मैनेजमेंट का ट्रस्ट है तो मतलब मैनेजमेंट को पता है सिस्टम सही है, बट अगर मैनेजमेंट का ट्रस्ट नहीं है तो गड़बड़ है। तो कोई भी एक अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम तभी होगा जब मैनेजमेंट का उस सिस्टम पे ट्रस्ट है, मैनेजमेंट को भरोसा है कि ये सिस्टम सही है, फ्लेक्सिबल है, अडेप्टिव है, इंटीग्रेटेड है, यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन देगा, एक्यूरेट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देगा, इन्फॉर्मेशन सिंपल देगा, इन्फॉर्मेटिव देगा, एक्यूरेट देगा, कुछ फालतू की अननेसेसरी डिटेल नहीं देगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गए आपके एसेंशियल्स ऑफ अ गुड अकाउंटिंग सिस्टम। अब अगला सवाल ये आता है कि आपको ये तो समझ आ गया कि एक अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, बट उसको जब हमें लगाना है, किसी भी एंटिटी में इंस्टॉल करना है, तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम है उसको इंस्टॉल करते वक्त हमें किस किस चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, एक एक करके सारी चर्चा कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब अगर मैं बोलूँ तो पढ़ने के बाद आप लोग अच्छा यही था सर, बस इतना सिंपल टॉपिक है। पहली चीज, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में प्रोडक्शन प्रोसेस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नोइंग द प्रोडक्शन प्रोसेस इज मस्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगाने जा रहे हैं तो आपको प्रोडक्शन प्रोसेस अपना पता होना चाहिए कि भैया हमारा प्रोडक्शन कैसे होता है, तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे क्या डायरेक्ट कॉस्ट है, क्या इनडायरेक्ट कॉस्ट है, किस तरीके से प्रोसेस सेट हो रहा है, तभी आप डिसाइड कर पाओगे किस तरीके की कॉस्टिंग लगानी है, प्रोसेस कॉस्टिंग लगानी है, ऑपरेशन कॉस्टिंग लगानी है, क्या करना है। जब तक आपको आपका प्रोडक्शन प्रोसेस प्रॉपरली नहीं पता तब तक आप अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं लगा सकेंगे। इसके अलावा जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको यह भी डिसाइड करना है कि आपको किस मेथड का अकाउंटिंग सिस्टम लगाना है। व्हाट इज द मेथड एंड मेंटेनेंस। क्या आपको इंटीग्रेटेड लगाना है, नॉन इंटीग्रेटेड लगाना है, किस तरीके का लगाना है। क्या आपका जो सिस्टम होगा इंटीग्रेटेड होगा या आपको उसे रिकंसाइल करना है, मतलब नॉन इंटीग्रेटेड करना है, किस तरीके का आपको सिस्टम चाहिए। आपको इंश्योर करना है कि आपके अकाउंटिंग सिस्टम में सारे कंप्लायंसेस आ जाए, ऑडिट रिक्वायरमेंट जो भी है जैसे ऑडिट ट्रेल वगैरह वो आ जाए। इसमें इन्फॉर्मेशन के एट्रीब्यूट्स हो, मतलब वो टाइमली बेसिस पे एक्यूरेट, करेक्ट और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे सके, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के बिना गुजारा नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन गलत है तो डिसीजन मेकिंग गलत होगी। इसीलिए कहा गया है कि वो एक प्रॉपर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम उसके अंदर हो, एक सही इन्फॉर्मेशन दे सके। और भी फीचर्स है, अगर मैं इतने को कंक्लूड करूं तो हम ये बोलेंगे क्या प्रोडक्शन प्रोसेस पता होना चाहिए, को किस तरीके का लगाना है, इंटीग्रेटेड लगाना है नहीं लगाना, उसके अंदर सारी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन एट्रीब्यूट होने चाहिए। इन चारों के अलावा, इन सब के अलावा कुछ और भी है पॉइंट्स, 4 पॉइंट और है, वो भी एक बार देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप द कॉस्टिंग सिस्टम शुड बी क्लियर एंड डिटरमाइंड। आपका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं, उसका क्या पर्पस है, किस तरीके का है। प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम डिपेंड करेगा बेटा नेचर ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री पे, किस तरीके का नेचर है बिजनेस का, किस तरीके की इंडस्ट्री है, क्या मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो आप, सर्विस का काम करते हो आप, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कॉस्टिंग है। जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग प्रोसेसेस पे लगेगी, सर्विस कॉस्टिंग आपकी इस पे लगेगी, क्या कहते हैं सर्विसेज के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर लगेगी। तो हर बिजनेस की अपनी एक यूनिकनेस है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम डिजाइन होता है। सिंस एवरी बिजनेस और इंडस्ट्री हैज इट्स ओन यूनिकनेस एंड ऑब्जेक्टिव एंड डिफरेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड आर फॉलोड फॉर डिफरेंट नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लस जब हम इस चैप्टर का एंड करेंगे तो हम डिफरेंट कॉस्टिंग की टेक्निक्स भी समझेंगे, वहां से ये पॉइंट आपका और क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा
कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की होनी चाहिए कि किसका क्या क्या अप्रूवल है, कौन किस चीज को अप्रूव कर सकता है। पॉइंट नंबर सेकंड के सिमिलर टू डिफरेंट इंडस्ट्री डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स कैन हैव डिफरेंट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, डिफरेंट कॉस्टिंग सिस्टम टू बी इंप्लीमेंटेड। तो इसीलिए आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी होता है। तो अगर मैं बोलूं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होगा कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आपका क्या प्रोडक्ट है, आपकी क्या इंडस्ट्री है, आपका क्या हायरार्की है, इन सब चीजों पे भी आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम डिपेंड करता है। तो कुछ पॉइंट्स ये थे और कुछ पॉइंट्स ये हो गए। ठीक है बेटा, ऑर्डर इज नॉट रेलेवेंट कि पहले ये पॉइंट लिखने हैं ये पॉइंट लिखने हैं, आपको एग्जाम में आएगा 4 नंबर का, तो आप कोई भी 4-5 पॉइंट लिखे काम बन जाएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं मीनिंग एंड टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए नाम ही बोलता है क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसा सेंटर जिसकी कुछ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब इसका कुछ उत्तरदायित्व है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की हो सकती है सर, कॉस्ट की हो सकती है, सेल की हो सकती है कि भैया आपका काम है खर्चा करना, आपका काम है रेवेन्यू लेकर आना, आपका काम है प्रॉफिट कमाना मतलब सेल और कॉस्ट दोनों इनकर करना, आपका काम है कैपिटल एक्सपेंडिचर करना, तो या फिर यू कैन से इन्वेस्टमेंट सेंटर हो आप। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एक ऐसा सेंटर जिसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि जिसका कुछ उत्तरदायित्व है, जिसके पास अथॉरिटी है प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अथॉरिटी मतलब उसके पास पावर है कुछ करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उसके पास कुछ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, आपकी कोई एंटिटी है, उसके अंदर क्या है, एक डिपार्टमेंट है बेटा सेल्स डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का काम है सिर्फ सेल्स करना, तो दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जिसका काम है क्या, सेल। अब इसके टारगेट्स होंगे, मैनेजमेंट इनको टारगेट बताएगी कि देखो हर महीने की आपको इतनी सेल करनी है। फिर इस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को देखा जाएगा कि इन्होंने इतनी सेल करी है, नहीं करी, करी है तो उन्हें इंसेंटिव भी मिल सकता है, नहीं करी है तो उन्हें बोला जाएगा करो। जैसे सेल है वैसे कोई ऐसा डिपार्टमेंट भी तो होगा जिसका काम प्रोडक्शन होगा या खर्चा करना होगा, जिसको आप बोलोगे कॉस्ट सेंटर। इनका काम है खर्चा करना, मैनेजमेंट ने इन्हें पावर दे रखी कि जी आप खर्चा करो, और इनका काम है एक लिमिट तक खर्चा करना, एक स्टैंडर्ड दे दिया उसके अगेंस्ट इन्हें सारा खर्चा करना है, दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एक ऐसा सेंटर होगा जिसमें कुछ अथॉरिटी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी परफॉर्मेंसेस को मेजर किया जा रहा है अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। मल्टीपल तरीके का हो सकता है, कॉस्ट का भी हो सकता है, सेल का भी हो सकता है, प्रॉफिट मतलब जिसमें सेल्स भी है, कॉस्ट भी है, कैपेक्स और यू कैन से इन्वेस्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, कुछ भी हो सकता है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर रिफर्स टू वेरियस डिपार्टमेंट और पर्सन्स on whom organization has delegated its responsibility and authority। ऑर्गेनाइजेशन ने जिसको अथॉरिटी भी दे रखी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रखी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं परफॉर्मेंस के लिए, इनसे पूछा जाता है, इनसे जवाब लिया जाता है कि काम क्यों नहीं हुआ। परफॉर्मेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आर मेजर्ड अगेंस्ट स्टैंडर्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड परफॉर्मेंस टारगेट। इनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, कंपेयर किया जाता है अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स या गोल्स या टारगेट्स या बजट्स जो सेट किया उसके अगेंस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए, बहुत ध्यान से पढ़ना इसे। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। किस किस तरीके का हो सकता है, कॉस्ट सेंटर हो सकता है, रेवेन्यू सेंटर हो सकता है, प्रॉफिट सेंटर हो सकता है और इन्वेस्टमेंट सेंटर हो सकता है। नाम से पता लग रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जिसका काम है कॉस्ट इनकर करना, वो कॉस्ट सेंटर हो गया। एक जिसका है रेवेन्यू सेल्स इनकर कर, सेल्स लेके आना, रेवेन्यू सेंटर हो गया। जिसका काम है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों करना, वो प्रॉफिट सेंटर हो गया। इन्वेस्टमेंट सेंटर हो गया जिसका काम है कैपेक्स करना, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना। अगर मैं कॉस्ट सेंटर की बात करूं तो इस सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकरेंस ऑफ कॉस्ट इनकर करना अंडर इट्स कंट्रोल। इसका कंट्रोल है खर्चा करना, मटेरियल के ऊपर, लेबर के ऊपर, ओवरहेड्स के ऊपर। The performance of this center is measured against predetermined standard और बजट और स्टैंडर्ड के अगेंस्ट इसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। अगर रेवेन्यू सेंटर की बात करूं, ये अकाउंटेबल है फॉर जनरेशन ऑफ रेवेन्यूज फॉर द एंटिटीज। इसका काम है रेवेन्यू जनरेट करना। सेल्स डिपार्टमेंट हो गया एक तरीके से, इनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा जो भी टारगेट रेवेन्यू या गोल है। ऑल्दो रेवेन्यू सेंटर के पास खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता खर्चों पे, बट कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं जिन पे इनका कंट्रोल हो, जैसे कमीशन ऑन सेल्स। वो तो सेल्स पे ही डिपेंड करेगा ना, तो जितनी सेल्स करोगे उतना कमीशन जाएगा।
तो हम ये कह रहे हैं रेवेन्यू सेंटर का खर्चों पे कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है खर्चे करना, बट सम टाइम एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू सेलिंग एक्टिविटीज लाइक कमीशन टू सेल्स पर्सन आर इनकर्ड बाय रेवेन्यू सेंटर। बट फिर भी कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं जो रेवेन्यू सेंटर करे, जैसे सेलिंग कमीशन। प्रॉफिट सेंटर वो है जो रिस्पॉन्सिबल है दोनों रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के लिए, एंड प्रॉफिटेबिलिटी यूज होती है इसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। इन्वेस्टमेंट सेंटर कौन से, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मेक कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, मतलब रेवेन्यू कॉस्ट के लिए भी है, बट रेवेन्यू कॉस्ट इतना बड़ा एरिया नहीं होता। मेजर जो चीज होती है वो होती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जैसे कैपिटल बस्टिंग में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो आप डिसीजन लेते हो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट सेंटर की। कोई मशीन खरीदनी है, खुद डेवलप करनी है, खरीदनी भी है नहीं है, सब कुछ इसके ऊपर होता है। द परफॉर्मेंस ऑफ दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आर बेस्ड ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिसाइड प्रॉफिट। प्रॉफिट के अलावा ROI यूज होता है इसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। तो कॉस्ट सेंटर के लिए कॉस्ट के टारगेट्स, रेवेन्यू के लिए रेवेन्यू के टारगेट्स, प्रॉफिट सेंटर के लिए प्रॉफिटेबिलिटी के टारगेट और इन्वेस्टमेंट सेंटर के लिए ROI या प्रॉफिट। करेक्ट। तो ये हो गया बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर और उसकी डेफिनेशन और उसके 4 टाइप। अब कभी कभी सवाल ये आता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग के फायदे हैं तो लिमिटेशन भी होगी। एक, एक्सपेंसिव, क्योंकि आपको 2 बार काम करना है, मल्टीपल टाइम काम करना है, जिस वजह से डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी होता है। एक अकाउंट्स में, फाइनेंशियल अकाउंट्स में भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो, दूसरा कॉस्ट अकाउंट में भी रिकॉर्ड कर रहे हो। करोगे तो एक्सपेंसिव भी होगा, नए लोग लगाने पड़ेंगे, सिस्टम लगाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। प्लस अगर आपका सिस्टम इंटीग्रेटेड नहीं है, मतलब आपके अकाउंट्स और कॉस्टिंग लिंक्ड नहीं है, तो दोनों के बीच में रिकंसिलेशन भी करनी पड़ेगी। एग्जाम में बहुत बार रिकंसिलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो रिकंसिलेशन इज ऑल्सो अ टाइम टेकिंग टास्क। तो अगर हम बोले तो ये हमारे पास 3 लिमिटेशन है जिसको आप रेड नाम से याद कर सकते हैं। R फॉर रिक्वायरमेंट रिकंसिलेशन, E फॉर एक्सपेंसिव, D फॉर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। सिंस इट इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एडिशनल वर्क फॉर एनालिसिस, एलोकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, इसीलिए एडिशनल काम हो गया। एडिशनल काम है तो पैसे ज्यादा लगेंगे ही। रिकंसिलेशन, सिंस रिजल्ट शोन बाय कॉस्ट अकाउंट डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट, इसीलिए रिकंसिलेशन की जरूरत पड़ती है बिटवीन कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट टू वेरीफाई कि वो ठीक भी है या नहीं है, एक्यूरेसी के लिए। इट रिजल्ट इन डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, क्योंकि आपको 2 सेट ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स। चलिए अब हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, कंट्रोलेबल कॉस्ट की और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट की। एक ऐसी कॉस्ट जिसको मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकती है कि कितनी लगानी है, कैसे लगानी है, डेट इज कंट्रोलेबल कॉस्ट। एक ऐसी कॉस्ट जिसको मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, जो कंट्रोल से बाहर है, दैट इज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। जनरली ये डिसाइड होता है किसके रिस्पेक्ट में, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के रिस्पेक्ट में। अगर किसी खर्चे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मैनेज कर सकता है तो उसे कहेंगे कंट्रोलेबल कॉस्ट, और नहीं कर सकता तो उसे कहेंगे अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट हो सकता है। हमने कहा हाँ जी हो सकता है, इसका काम है खर्चा करना, मान लो कॉस्ट सेंटर है। हमने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना मटेरियल लगेगा, कितना डायरेक्ट लेबर लगेगा, कितना डायरेक्ट एक्सपेंस लगेगा, क्या ये मैनेज कर सकता है, नहीं कर सकता? सर कर सकता है, जितना प्रोडक्ट है उसके बेसिस पे करेगा। तो ये चीज तो हो गई बेटा कंट्रोलेबल कॉस्ट। बट एक ऐसा खर्चा जैसे CFO की कितनी सैलरी होगी, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को क्या फर्क पड़ता है CFO की कितनी सैलरी है, CEO की कितनी सैलरी है, क्या फर्क पड़ेगा, क्या करेगा वो उससे जान के, कैसे वो फिक्स कर लेगा? तो ये खर्चा इस डिपार्टमेंट के कंट्रोल से बाहर है। ऑल्दो मैनेजमेंट के कंट्रोल में है क्योंकि टॉप मैनेजमेंट तो डिसाइड कर सकती है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के कंट्रोल से बाहर है। तो कोई भी खर्चा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर उसे मैनेज कर सकता है उसे कंट्रोलेबल कहा जाएगा, जो नहीं कर सकता उसे नहीं कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक बॉयलर रूम है और एक मशीन शॉप है, ये 2 कॉस्ट सेंटर है। मान लो बॉयलर रूम में कोई बॉयलर रखा हुआ है, उसका एक खर्चा आता है। मशीन शॉप में मशीनों का खर्चा आता है। क्या मशीन शॉप वाला बॉयलर के खर्चे को मैनेज कर सकता है? नहीं कर सकता बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि वो इसके कंट्रोल से बाहर है। तो बॉयलर का खर्चा मशीन शॉप के लिए तो अनकंट्रोलेबल है, बट क्या बॉयलर रूम वाला बॉयलर के खर्चे को मैनेज कर सकता है? सर कर सकता है, तो उसके लिए वो कंट्रोलेबल है। सिमिलरली मशीन का खर्चा बॉयलर रूम वाला मैनेज कर सकता है? नहीं, वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मशीन का खर्चा बॉयलर रूम वाले के लिए अनकंट्रोलेबल है, बट मशीन शॉप वाले के लिए कंट्रोलेबल है। बात समझ पा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द बॉयलर रूम इज कंट्रोलेबल बाय द बॉयलर रूम इन चार्ज, बट अ शेयर ऑफ बॉयलर रूम एक्सपेंडिचर जो अपोर्शन किया गया है मशीन शॉप पे, वो मशीन शॉप के लिए अनकंट्रोलेबल है।
तो जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर किसी खर्चे को मैनेज कर सकता है तो वो कंट्रोलेबल है, नहीं कर सकता तो अनकंट्रोलेबल है। इसका डिसीजन रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के अकॉर्डिंग लेना पड़ता है, क्या वो खर्चा, क्या वो कॉस्ट कंट्रोलेबल है या नहीं है। कंट्रोलेबल कॉस्ट, इट रेफर्स टू द कॉस्ट विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर. It includes costs incurred in a particular responsibility center which are affected by the decision of manager of the responsibility center. मतलब इसमें क्या आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में जो भी खर्चे हुए, जो भी उसके मैनेजर ने डिसाइड किए, वो सारे कंट्रोलेबल हो गए. फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट कॉस्ट, जिसमें डायरेक्ट लेबर आ गया, मटेरियल आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया, कुछ ओवरहेड्स भी आप जनरली कंट्रोल कर सकते हो. अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, जो विच कैन नॉट बी affected by the decision of a specified member of an undertaking are known as uncontrollable cost. जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर किसी खर्चे को मैनेज नहीं कर सकता तो उसे अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कहा जाएगा. जनरली नो कॉस्ट इज अनकंट्रोलेबल. It is only in relation to particular individual that a cost is either controllable or uncontrollable. Thus, it is to be decided at each individual level. Generally कोई भी ऐसा खर्चा नहीं है जो अनकंट्रोलेबल हो, सारी चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो until unless रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कुछ लगा दिया, that's a different thing. गवर्नमेंट ने कोई फाइन पेनल्टी लगा दिया या गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगा दिया, that's a different thing. अदरवाइज कोई भी ऐसा खर्चा नहीं है जो अनकंट्रोलेबल हो. ये इंडिविजुअल लेवल के अकॉर्डिंग है कि किसको आप मैनेज कर सकते हो, किसको आप मैनेज नहीं कर सकते. ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग की, कि कॉस्टिंग के किस किस तरीके के मेथड हो सकते हैं. और सिंपल शब्दों में जो आपके जो जितने चैप्टर्स है ना वो सारे यही है. और फिर हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग की, विच इज टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, जैसे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग है, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, हिस्टोरिकल, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है. तो कुल मिला के अब हम जो चर्चा करने वाले हैं अगली 3 स्लाइडों में वो है आपके डिफरेंट चैप्टर्स. तो जैसे पहला आ गया आपका सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग. नाम से पता लग रहा है ये वो कॉस्टिंग का तरीका है जिसमें आप जो कॉस्ट निकालते हो वो प्रोडक्ट पर यूनिट निकालते हो. मतलब पर प्रोडक्ट आप कॉस्ट निकालते हो. जैसे आपने कहा आप टॉय बनाते हो, पर टॉय क्या कॉस्ट है. आपने कहा आप ब्रेड बनाते हो, पर ब्रेड क्या कॉस्ट है. करेक्ट. आपने कहा आप एक गाड़ी बनाते हो, पर कार क्या कॉस्ट है. तो मतलब जहां पर आप क्या कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट इज अ कॉस्ट यूनिट, आप उस प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट निकाल रहे हो, तो उसे क्या कहा जाता है, सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग. हेंस द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट. बैच कॉस्टिंग क्या होता है, बैच कॉस्टिंग इसी का एक एक्सटेंशन है. बैच में क्या होता है, यहाँ पे तो एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे बैचेस है. जैसे ईंटें बनती है, ब्रिक बनती है, तो ब्रिक एक बार में एक तो बनेगी नहीं. आपने एक बार में 1000 का लॉट, 5000 का लॉट, 50,000 का लॉट, तो वहां पे आप जब कॉस्ट निकालते हो ना तो पर लॉट निकालते हो, पर बैच निकालते हो. क्योंकि अब सोचो ना, एक एक ईट, एक एक, जैसे अब कार्ड बनते हैं शादियों के, एक कार्ड थोड़ी ना छपता है, वो लॉट में छपता है. चाहे 100 कार्ड हो गया, 150 कार्ड हो गया, 50 कार्ड हो गया, 500 कार्ड हो गया. तो जब आप लॉट पे या बैच पे कॉस्ट निकालने की बात करते हो तो होती है बैच कॉस्टिंग. दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग. A batch represent group of small jobs or order passed through a factory in batches. जब आप मल्टीपल छोटी छोटी आइटम्स को ग्रुप में या बैच में प्रोसेस करते हो उसे कहा जाता है बैच कॉस्टिंग. अंडर दिस मेथड ईच बैच इज ट्रीटेड एज अ यूनिट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ ईच बैच इज डिटरमाइंड. फर्दर कॉस्ट पर यूनिट इज डिटरमाइंड. अब एक यूनिट की कॉस्ट कैसे निकलेगी, आपने कहा एक बैच में 1000 आइटम है तो 1000 से डिवाइड कर दो, और सिंपल शब्दों में उस कॉस्ट ऑफ बैच इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इन द बैच. कुल मिला के ये निकला, अगर जैसे मैं बोलूं ब्रिक्स बनती है, आपने कहा आपने 50,000 ब्रिक्स एक ही बार में भट्टी में डाली और बनाई, दिस इज कॉल्ड वन बैच. अब आपने कहा एक बैच की कॉस्ट आती है मान लो 5 लाख रुपए, तो एक ईट की कॉस्ट कितनी होगी, एक ब्रिक की कॉस्ट कितनी होगी, 50,000 से डिवाइड कर दो 10 रुपए. तो सिंगल और आउटपुट में तो एक प्रोडक्ट हो गया, बैच में ग्रुप ऑफ सिंगल प्रोडक्ट हो गए जहां पे मल्टीपल प्रोडक्ट एक साथ आ गए. जॉब कॉस्टिंग, जब आप किसी पर्टिकुलर जॉब की कॉस्ट की बात करते हो, जैसे अब कोई टेलर है, टेलर के पास एक बंदा आता है कि सर मुझे पैंट शर्ट सिलवानी है, दूसरा आता है मुझे सिर्फ पैंट सिलवाना है, तीसरा आता है मेरे पे कॉर्पोरेट सूट सिलवाना है, चौथा कुछ और चीज सिलवानी है. तो वो हर जॉब की कॉस्ट निकालता है. यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ ईच जॉब इज असर्टेन सेपरेटली. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, नाम से ही पता लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्टिंग है. जब भी कंस्ट्रक्शन की बात करोगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, चाहे बिल्डिंग, लैंड, रोड बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, उसमें क्या लगता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. Under this, the cost of each contract is ascertained separately. It is useful कहां पर होता है, जनरली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, जैसे रोड बिल्डिंग बनाने के लिए. अगर आप बात करो प्रोसेस कॉस्टिंग की, जब भी आपकी चीज प्रोसेसेस में है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है,
जैसे ऑयल है, पेट्रोलियम है, वो प्रोसेसेस में रिफाइन होता है। कोई भी चीज जहाँ पे प्रोसेसेस होती है, जैसे ब्रेड बनती है तो आपने कहा पहले डफ बनेगा, डफ के बाद उसका ब्रेड बनेगा, कटिंग होगी, स्लाइसिंग होगी, सब कुछ होगा। तो दैट इज व्हेन द टास्क इज गेटिंग डन इन द प्रोसेसेस, स्टेजेस में काम हो रहा है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के थ्रू रूट हो रहा है, उसे क्या कहा जाएगा? प्रोसेस कॉस्टिंग। जनरली हम बोलते हैं जब भी मैन्युफैक्चरिंग की बात करोगे, मैन्युफैक्चरिंग में या तो बैच होगा, प्रोसेस होगा, सिंगल होगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है? कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग ईच प्रोजेक्ट और स्टेज ऑफ वर्क इज असर्टेन। सिंस कॉस्ट ऑफ ईच ऑपरेशन इज असर्टेन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेशन कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग को दूसरे शब्दों में ऑपरेशन कॉस्टिंग भी कहा जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे एक एक ऑपरेशन की कॉस्ट निकालते हो। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, नाम से ही बता देते हैं, सर्विस इंडस्ट्री। जैसे आप सर्विस इंडस्ट्री की कॉस्टिंग की बात करोगे, हॉस्पिटल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, एजुकेशन हो गया, तो आप किसकी बात कर रहे हो? सर्विस कॉस्टिंग की। जब आप कॉस्ट डिटरमाइन कर रहे हो किसकी? सर्विस इंडस्ट्री की। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन इंडस्ट्री, जैसे हम लोग हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो एजुकेशन इंडस्ट्री में हम लोग, तो हम लोग की जो कॉस्टिंग निकलेगी किससे निकलेगी? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से। एक होता है मल्टीपल कॉस्टिंग, जब आपके पास प्रोडक्ट इस तरीके के कि आपको मल्टीपल वेज यूज करने पड़ेंगे, उसे क्या कहा जाएगा? मल्टीपल कॉस्टिंग। मतलब कुछ जगह आप जॉब कॉस्टिंग लगा रहे हो, कुछ जगह बैच कॉस्टिंग लगा रहे हो, प्रोसेस कॉस्टिंग लगा रहे हो। मान लो आपका जो बिजनेस है, बिजनेस में एक मैन्युफैक्चरिंग भी है, एक जॉब टाइप का भी है, एक कंस्ट्रक्शन का भी है, तो आपको सब चीजों तरीके की चीजें लगानी पड़ सकती है। तो दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग विच वे ऑफ कॉस्टिंग? मल्टीपल कॉस्टिंग। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो हमारे पास किस तरीके की आई? अब नेचर ऑफ इंडस्ट्री में देखना, अगर आप एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे गाड़ी है, आप सिंगल कॉस्टिंग यूज कर लो। बैच, ईंटें बनाते हो, बैचेस में बनाते हो, बैच कॉस्टिंग यूज कर लो। कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए काम कर रहे हो, जैसे टेलर वगैरह जो काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ले लो। प्रोसेस, जब आप ऑपरेशंस की बात कर रहे हो, अब गाड़ी कैन ऑल्सो बी अ प्रोसेस कॉस्टिंग पार्ट ऑल्सो, जैसे गाड़ी बनाना, क्योंकि उसमें भी मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं, असेंबलिंग होती है, सारे प्रोडक्ट्स एक साथ आते हैं, टेस्टिंग वगैरह, मल्टीपल चीजें होती है, तो इट कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग बहुत कम जगह यूज होता है, वो तब होता है जब प्रोडक्ट एक सेम नेचर का प्रोडक्ट बन रहा है हर जगह, प्लस आपको उसी की कॉस्ट निकालनी है और कुछ नहीं निकालना। जब आप सर्विस की बात करोगे तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जब आप मल्टीपल मेथड यूज करोगे तो आप बोलोगे मल्टीपल कॉस्टिंग। चलो अब हम बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग की। ये तो था डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग। डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग मतलब आप किस तरीके से कॉस्ट निकालोगे। कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग रेफर्स टू असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। ये बताता है कि किस तरीके से आप कॉस्ट निकालने वाले हो। अब आप बात करोगे टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, मतलब किस तरीके से आप अकाउंटिंग कर रहे हो, किस तरीके से आप एनालिसिस कर रहे हो, क्या करते हो आप, तो वो आता है बेटा टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। तो इसमें आता है एक बेटा यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग होता है कॉस्टिंग की वो टेक्निक जो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं किसी इंडस्ट्री में, उसे क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। अंडर दिस फॉर्म इंडस्ट्री फॉलोड अ सेम सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग, यूज अ सेम कॉमन टर्मिनोलॉजी एंड प्रोसेसेस। सब कुछ सेम यूज कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर सेम यूज कर रहे हैं, नेमिंग सेम कर रहे हैं, प्रोसेसेस सेम कर रहे हैं, कॉस्टिंग का तरीका सेम कर रहे हैं, दैट इज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। इसके फायदे क्या है? आप आराम से कंपैरिजन कर सकते हो, प्लस कॉस्ट, पूरी इंडस्ट्री की कॉस्ट निकालना आसान हो जाता है। अगर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, पूरी इंडस्ट्री की भी निकालनी है, तो सबका सेम ही तरीका है, तो आप आराम से पूरी इंडस्ट्री की कॉस्ट निकाल सकते हो। इसके अलावा आता है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग होता है वेरिएबल कॉस्टिंग। जब आप वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलग करते हो और सारी चीजें मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे एनालाइज करते हो, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग में, तो जब आप उसे पढ़ेंगे तो शायद आपको मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं, जितना आपने वहां पढ़ा है सब कुछ यहीं पे आ जाता है। इट इज डिफाइंड एज असरटेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट by differentiating between fixed and variable cost. It is used to ascertain change in volume or type of output on profit. Basically ये कह रहा है कि जैसे वहां पे हम ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस करते हैं, अगर हमारे पास डिजायर्ड प्रॉफिट है तो हम आउटपुट निकालते हैं, अगर हमारे पास आउटपुट या सेल है तो हम उसके बेसिस से प्रॉफिट निकालते हैं, हम पीवी रेशियो निकालते हैं। तो मल्टीपल चीजें वी आर डूइंग ओवर देयर, जो चीज यहाँ लिखी है। इसके अलावा एक चैप्टर है आपकी बुक में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है, आप पहले एक स्टैंडर्ड सेट करते हो, फिर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस निकालते हो, फिर स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करते हो, दोनों में जो डिफरेंस आता है उसे कहा जाता है वेरिएंसेस। फिर वेरिएंसेस को एनालाइज करते हो और वेरिएंसेस को ठीक करने का देखते हो कि कैसे ठीक किए जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। पूरा का पूरा एक चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर आपके पास। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर डिटरमाइंड एंड कंपेयर्ड विद द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, जिससे क्या कहा जाता है वेरिएंस एनालिसिस। इट इज यूजफुल टेक्निक फॉर कॉस्ट असरटेनमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट को कंट्रोल करने का और कॉस्ट कैलकुलेट करने का बहुत अच्छा तरीका है। ये जनरली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल है? जो मैन्युफैक्चरिंग में होती है, जिसके अंदर स्टैंडर्डाइज
प्रोडक्ट बनते हैं रिपीटेटिव नेचर के, सेम तरीके की चीज बार बार बन रही है, जैसे ब्रेड है, ब्रेड बनती रहेगी, शूज बनते रहेंगे, सेम तरीके की चीज मल्टीपल टाइम जब बन रही है, दैट इज वहां पे कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हो आप, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज कर सकते हो। बट अगर मल्टीपल तरीके के प्रोडक्ट है, मल्टीपल टाइम बनते हैं ना, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कंपैरिजन नहीं कर पाते आप। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग जनरली बहुत रेयरली यूज होती है, कहीं पे भी आप नहीं पढ़ने वाले इसे। इसके अंदर क्या होता है, कॉस्ट तब निकालते हो जब वो इनकर हो चुकी होती है, क्योंकि बाकियों में तो आप यू आर मोर कंसर्न विद प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट के बेसिस पे आप चीजें करते हो। यहाँ पे तो भैया एक बार जब कॉस्ट इनकर हो गई फिर कैलकुलेट करते हो, अकाउंट्स में भी तो यही करते हो, फिर कॉस्टिंग की जरूरत क्या थी। इसीलिए इस कॉस्टिंग की लिमिटेड यूटिलिटी होती है। ये कह रहे हैं कि एक बार खर्चा हो गया उसके बाद देख लो टोटल कितना खर्चा हुआ, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। एक होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में आप वेरिएबल कॉस्ट यूज करते हो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं कि दी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही नहीं होती, फिक्स कॉस्ट भी होती है ऑपरेशन में, तो आपको दोनों खर्चों को यूज करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होता है, आप बहुत बार उसे ओवरहेड रेट्स के बेसिस पे एब्जॉर्ब करते हो, एलोकेट करते हो, अपोर्शन करते हो, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। याद रखना मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी बहुत बार फर्क आता है, तो जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ोगे तो इन दोनों का फर्क भी पढ़ोगे। बट एक सिंपल सी चीज याद रखना, मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर होती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों कंसीडर की जाती है। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स टू ऑपरेशन प्रोसेसेस प्रोडक्ट्स। ये मार्जिनल कॉस्ट से डिफर करती है क्योंकि मार्जिनल में फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूड करी जाती है, कंसीडर नहीं करी जाती। तो बेटा ये हो गए आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स। क्या क्या टेक्निक आई सर, एक आई यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब किस तरीके से वैल्यूएशन करना है इन्वेंट्री का, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एनालिसिस, हिस्टोरिकल, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग तो आप ये बताओगे, कभी क्वेश्चन पूछेगा डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग तो आप ये बताओगे। दोनों में कंफ्यूज मत होना, बहुत बच्चा क्या करता है, पूछता टेक्निक है लिख के ही आ जाता है, तो वो गड़बड़ है, ऐसा ना हो। अगर क्वेश्चन ने मेथड पूछा है तो आप ये बताओगे, मेथड में वो आपसे अलग अलग इंडस्ट्री दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कौन सी कॉस्टिंग लगाओगे, तो आपको चेक करके बतानी पड़ेगी कौन सी लगेगी। और अगर टेक्निक बोलेगा तो आपको ये लगाना है। इस चीज में बहुत क्लियर रहना, कहीं ऐसा ना हो कि एक का आंसर दूसरे में लिख दोगे तो जो भी पढ़ा लिखा है सारी मेहनत खराब हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब आपसे ना कभी भी पूछ सकता है कि कौन सा कॉस्टिंग का मेथड किस पे लगेगा, तो हमने आपके लिए कुछ एग्जांपल प्रिपेयर किए हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट में है तो आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे जी सर्विस कॉस्टिंग। पावर में है तो क्या लगाओगे, सिंस पावर सर्विस में है तो सर्विस कॉस्टिंग। होटल में, हॉस्पिटल्स में, दोनों में क्या लगेगा, सर्विस कॉस्टिंग। स्टील है, प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, लगेगा प्रोसेस कॉस्टिंग। कोल है, कोल इंडस्ट्री में आप सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट बनाते हो तो क्या लगाओगे, यूनिट या सिंगल और यू कैन से आउटपुट कॉस्टिंग। जैसे बाईसाइकिल में भी क्या लगेगा, यूनिट और आउटपुट या सिंगल कॉस्टिंग। ब्रिज कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इंटीरियर डेकोरेशन, एडवर्टाइजमेंट और फर्नीचर, सिंस जॉब बेस्ड काम होता है, स्पेसिफिक काम होता है, तो इन तीनों में क्या लगेगा, जॉब कॉस्टिंग। और अगर हम बिग वर्क्स की बात करें तो आप क्या लगाओगे, सिंगल और यूनिट कॉस्टिंग।